मेरा नाम अभिषेक है और हमारे साथी हैं सैफ हैं, मनीष हैं, साजिद हैं। ठीक है, हम लोग नेचर क्लब गोंडा से हैं, है ना। और साथ ही साथ हम लोग सरयू नदी स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं। कितने लोगों ने सुना है सरयू नदी स्वच्छता अभियान का नाम? आप लोगों ने सुना है? कोई बताएगा क्या है, क्यों चल रहा है अभियान, ये बताएगा कोई? अरे भाई सब जानते हो तो बता दो ना कोई। सब हमारी नदी दूषित हो रही है, जैसे उसमें पॉलीथीन फेंका जा रहा है, राखी फेंका जा रहा है। उसको बचाने के लिए हम स्वच्छता अभियान पर्यावरण के बारे में अपना कुछ। तो क्या आपको लगता है कि भाई फेंकने वाले सैकड़ों लोग हैं? सफाई अभियान में 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग हफ्ते में एक बार कहीं जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग नदी साफ कर लेंगे? वो भी एक कोने पर जाते हैं, नदी तो बहुत बड़ी है, 210 किलोमीटर लंबी अपनी सरयू नदी। अकेला मोदी देश चला सकता है तो हम तो 10-15 लोग क्यों नहीं साफ कर सकते? अरे नहीं ये बताइए कि क्या अकेले मोदी ही देश चला रहे हैं? जो है नेतृत्व तो मोदी ही कर रहे हैं, बाकी हम तो उनके अनुसार चल रहे हैं। नहीं, ये मोदी, ये वो वाली बात है, लोकसभा में भी जब ठीक है, मजाक अच्छा है। तो देखिए, ये जो अभियान है ना, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों है, इस पर आने से पहले हम लोग जो बुनियादी बातें वो कर लेते हैं। तो क्या हम लोग जिंदा हैं? कौन कौन जिंदा है? ठीक है, सब जिंदा है। अच्छा, हम लोग जिंदा क्यों हैं? मतलब क्या कारण है कि हम लोग जिंदा हैं? अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर हैं, मान लो मंगल ग्रह पर हम लोग को छोड़ दिया जाए तो भी जिंदा रहेंगे? सर, हमारे यहाँ पृथ्वी पे हमारी ऑक्सीजन जो है वो है, और हमारे मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर हम लोग जीवित नहीं रह सकते। मेन कारण है हमारा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एक कारण है, और भी कारण है जी, आपने बताया, पानी, जल, और कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हम जिंदा हैं? सर, हमारे जितने भी मतलब जैसे ऑक्सीजन वे, वाटर वे, और जो भी हमारे प्राकृतिक नेचर से है उसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। मतलब प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, रहने लायक तापमान हो गया। यही नहीं, ऑक्सीजन जितनी है उसकी डबल कर दीजिए, और जो विषैली गैसें हैं उनको भी डबल कर दीजिए तो हम मर जाएंगे। जी सर। तो विषैली गैसें बहुत कम है, ये भी एक कारण है ना। दूसरा, रहने लायक तापमान है। अभी मान लीजिए कि 80 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए धरती का, बुध का और शुक्र का तापमान बहुत है ना, वैसा तापमान हो जाए तो क्या हम लोग जीवित बचेंगे? या मंगल और बृहस्पति जैसा तापमान हो जाए -100 डिग्री सेल्सियस, जिंदा बचेंगे? तो ये सारी परिस्थितियां हैं, हवा, पानी, तापमान, और मतलब ऐसी असंख्य परिस्थितियां हैं, तब जाकर वो सारी परिस्थितियां जब एक साथ आई धरती पर तब हमारा जीवन संभव हुआ। क्या शुरू से धरती पर जीवन रहा है? कभी धरती आग का गोला रही है, कभी यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रही है ना, और भविष्य में भी जरूरी नहीं है कि जीवन बचेगा। और आज खासकर हम इंसानों के कारण ये जीवन बहुत संकट में आ चुका है। आप लोग उन्होंने जलवायु परिवर्तन किसने किसने सुना है? आपने सुना है, आपने सुना है, सभी ने सुना होगा। आप लोग हाथ नहीं उठा रहे, नहीं पूछ लिया जाएगा है ना। क्या है, कोई बताएगा जलवायु परिवर्तन क्या है? मतलब इसका क्या है? साफ साफ है, जलवायु परिवर्तन, जल का परिवर्तन होता है। हाँ? जल का परिवर्तन, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है ना। ऑक्सीजन का। हाँ, देखिए, मौसम और जलवायु अलग अलग चीजें हैं ना। जैसे भाई हमारे यहाँ पर अभी मौसम क्या है? ठंडी है। ये मौसम हो गया,
और पूरे अपने भारतीय सर, जलवायु जो होता है वो हर मिनट हर घंटा पे चेंज होता रहता है। मौसम चेंज होता रहता है, नहीं सर। जलवायु एक जैसी रहती है कुछ 100 साल तक, 1000 साल तक, है ना। जैसे भारत की जलवायु जो है ना, ये मानसूनी जलवायु है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये मानसूनी जलवायु किसी और जलवायु में बदल जाएगी, है ना भाई। यहाँ का निर्धारित है, ये पिछले कई लाखों सालों से ऐसा ही यहाँ पर रहा है कि भाई बादल बनते हैं, वो आते हैं, बरसते हैं, ठंडी आती है, गर्मी आती है, पूरा चक्र बना हुआ है ना। जी। तो और सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पर जो पूरी जलवायु वो निर्भर कर रही है हमारे मानसून पर, है ना, इसलिए इसको हम मानसूनी जलवायु कह देते हैं, ठीक है। तो इस जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अभी आपने देखा, आपने अभी सुना होगा पाकिस्तान की स्थिति, मालूम है क्या स्थिति है वहां पर? भूखमरी। क्या कारण है उसका? अर्थव्यवस्था से भूखमरी का क्या मतलब? भाई अगर खेत में अनाज उग रहा है, मानसून नहीं होता है तो फिर खेतों में अनाज नहीं होता है, और जब खेतों में अनाज नहीं तो भूखमरी तो आएगी सर। फसलें जो हैं, नहीं तो अनाज क्यों नहीं हुआ? सर वहाँ पे मतलब जैसे वर्षा की कमी हो गई है, बाढ़ आ गई, भयानक बाढ़, है ना। देखिए पाकिस्तान की जो पूरी स्थिति है उसका पूरा कारण पता है क्या है? जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिक कई दशकों से बता रहे हैं कि अपना जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, पाकिस्तान कोई अलग नहीं है, वो भी अपने भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है ना। राजनीतिक रूप से भले बंटवारा हुआ हो, पर है तो उसी भारत पूरे प्रायद्वीप का हिस्सा है ना। तो होता क्या है कि अभी आपने देखा यहीं पर इस बार बारिश कैसी हुई? यहाँ पर बारिश क्या सामान्य तरीके से हुई है? क्या हुआ? क्या अंतर आपको देखने को मिला? सर पहले सूखा पड़ा, बाद में बारिश हुई। मतलब जब मौसम था बारिश का तब बारिश हुई नहीं, और जब बारिश का मौसम खत्म हो जाना चाहिए था तब भयानक बारिश हो गई, है ना। तो ये परिवर्तन सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में देखा गया। कई जगहों पर भयानक बाढ़ आई, कई जगहों पर सूखा पड़ा। राजस्थान में जो रेगिस्तानी इलाके हैं, एकदम पूर्वी राजस्थान के, वहां पर भयानक बाढ़ आई। अभी भी कई जगहों पर रेगिस्तान में, ये जोधपुर आपका है, बीकानेर है, जैसलमेर है, कई जगहों पर अभी पानी भरा हुआ है। क्या आप कभी अंदाजा भी लगा सकते हैं कि धूल वाले रेगिस्तान में कहीं पानी भरा होगा? उनके पूर्वजों ने सैकड़ों सालों में यह चीज नहीं देखी थी जो इस बार देखी। और वही पाकिस्तान में कुछ ज्यादा भयानक तरीके से हुआ, है ना, और वहां भयानक बाढ़ आ गई। इस कारण से अनाज में इतनी कमी आई, इतनी भयानक गिरावट आ गई अनाज के उत्पादन में। भाई पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रमुख रूप से निर्भर करती है किस पर? कृषि पर। कृषि ही नहीं, पूरी जलवायु पर। तो बारिश जब बाढ़ आई तो खाली कृषि पर उसका असर नहीं पड़ा, बिजली, तमाम वहां पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं जो नदी पर बनाए हुए बांध पर चलते हैं, ज्यादा बाढ़ आ गई तो उनको क्या करना पड़ा? ज्यादा पानी रोकेंगे तो बांध टूट जाएगा, सारा पानी छोड़ देना पड़ा, बिजली बनना बंद हो गई। सारी इंडस्ट्रीज कहां पर डिपेंड करती हैं? बिजली पर। इंडस्ट्रीज बंद हो गई जब बिजली खत्म हुई तो, है ना। ऐसे ही हर तरह से भाई खदानें उनकी बंद हो गई, भयानक बाढ़ आई तो पानी भर गया, है ना। हर तरीके से चीजें जो है वो बंद हो गई और उनका पूरा अर्थव्यवस्था जो है धाराशाही हो गया। सोचिए, सिर्फ एक भयानक बाढ़ के कारण ये देश चौपट हो गया। और हमारे यहां पर भी हुआ, पर थोड़ा सा हमारे यहां पर उतनी विकराल स्थितियां एक साथ नहीं आई। पर वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये एक शुरुआत है। जिस तेजी से धरती पर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर मान लीजिए एक बड़ी फिल्म का। पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? 22 करोड़। और हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ से ज्यादा। अगर हमारे यहां पर 2 साल ठीक से अनाज ना पैदा हो, क्या हाल होगा हमारे यहां मालूम है आपको? मार काट मचेगा, गृह युद्ध भयानक वाला, और इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई आर्मी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, उससे सैकड़ों गुना बदतर स्थिति हमारे यहां की आने वाले समय में होना तय है। वैज्ञानिक बता रहे चीख चीख कर, लाखों वैज्ञानिक दुनिया भर के।
लेकिन हम लोगों को पता नहीं क्यों वो बातें हम ना जाकर सुनना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, और ना तक हमारे तक बातें कई बार आने दी जाती हैं। अखबार खोलो, मुद्दे अलग हैं, है ना, नेताओं के मुद्दे अलग हैं, सबका मुद्दा अपना अलग अलग है, अपने फायदे वाला। और स्थितियां बड़ी गंभीर होती जा रही हैं। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि धरती पर जलवायु का और जैव विविधता का आपातकालीन दौर चल रहा है। हर 10 मिनट में एक प्रजाति धरती से विलुप्त हो रही है, और ये महाविलुप्तीकरण कहा गया है। कि आपको क्या लगता है, कोई प्रजाति अगर विलुप्त होती है तो हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? क्या धरती पर सारे प्राणी खत्म हो जाएं? क्या हम इंसान अकेले जीवित यहां रह सकते हैं? क्यों? क्यों नहीं रह सकते? एक दूसरे पर डिपेंड है ना, निर्भर। कैसे? अरे कुछ उदाहरण दीजिए। उदाहरण जैसे हम किसी दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमारे करेगा। ना 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 ना, अब ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे साहब की हेल्प करने तो आएगा आपके सर हमारे वनस्पति और जीव जंतु का ऐसा सर्कल्स होता है जो मतलब चलता रहता है, तो इसलिए एक दूसरे पे सब डिपेंड होते हैं। आप सभी ने सही कहा है ना, लेकिन इस चीज को बेहतर तरीके से ऐसे समझें। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक खेत का। जी। आपको क्या लगता है, हम लोग खाना हमें खेत से मिलता है? हमारे खाने का उत्पादन कौन करता है? खाना कौन उगाता भाई? अगर मैं आपको बताऊं कि किसान 1% मेहनत भी नहीं करता है, तो क्या सही है बात? हजारों तरह के सूक्ष्म जीव मिट्टी में पाए जाते हैं, तब जाकर उस मिट्टी में बीजों में अंकुरण होता है। पर्याप्त बीजों को जो है, पौधे को जो है पोषण मिलता है, ठीक है। पौधा बढ़ता है उस पोषण को लेकर, ठीक है। फिर अलग अलग क्रियाएं होती हैं पौधों में, उसमें भी अलग अलग पौधों का योगदान होता है, ठीक है। इसके बाद पौधों में फिर फूल आता है। फूल 2 तरह के होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, नर फूल, मादा फूल, है ना। अब नर फूलों से पराग के कणों को उठाकर मादा फूलों पे पहुंचाने का काम कौन करता है? प्रमुख रूप से कीड़े करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मधुमक्खियां, है ना। अब मान लीजिए 1 बीघा गेहूं का खेत है या सरसों का खेत अभी लगा हुआ है ना जी। सरसों का खेत में देख लीजिए, लाखों करोड़ों फूल हैं 1 बीघे खेत में। हर फूल पर जाकर पराग के कणों को उठाकर मादा फूल पे पहुंचाना, ये काम इंसान नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। कीड़े मकोड़े और कितना बड़ा काम है ये, कितनी मेहनत का काम है। और यही नहीं, तमाम प्राणी हैं उसमें, पक्षी हैं उसमें, सांप हैं उसमें, बहुत सारी प्रजातियां हैं जो मिलकर उस बीज को पौधा बनकर फल बनने तक में मदद करती है। तब जाके वो पौधा हमको फल या अनाज जो भी है वो देता है। अगर यही प्राणी खत्म हो जाए तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अनाज उगेगा? कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? उन्होंने कहा था, सिर्फ एक प्रजाति का उन्होंने उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि धरती से अगर सारी मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएं तो धरती पर जीवन सिर्फ 4 साल बचेगा। 4 साल के बाद धरती पर ना कोई जानवर, ना कोई पेड़ पौधा, ना कोई। कैसे? क्योंकि जो हम खाने वाले हमारे अनाज है, फसलें, सब्जियां हैं, है ना, इनका अधिकतम जो परागण है वो मधुमक्खियां करती हैं। और मधुमक्खियां खत्म हो गई तो परागण रुक जाएगा। परागण रुक गया तो कोई भी फूल फल में बदलेगा ही नहीं, ना अनाज, ना फल, ना सब्जी, और फिर ना हमको कुछ खाने को मिलेगा, ना जानवरों को कुछ खाने को मिलेगा। और जब फल नहीं होगा तो उसका अगला बीज नहीं होगा तो अगला पौधा भी नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये महत्व है एक प्रजाति का, और ऐसे ही हर प्रजाति का इतना बड़ा महत्व है। और हर 10 मिनट में एक प्रजाति अपने धरती से विलुप्त हो रही है। और इस समय ये विलुप्तीकरण का जो रेट है इतना तेज है कि वैज्ञानिकों ने इसको 6वां बड़ा विलुप्तीकरण कहा है। बड़ा विलुप्तीकरण जानते हैं क्या होता है? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मास एक्सटिंक्शन। ये वो घटना होती है जब कुछ ही सालों के अंदर धरती की अधिकांश प्रजातियां खत्म हो जाए। ऐसा अब तक धरती पर 5 बार हुआ है।
पांचवा कब हुआ था? कई करोड़ साल पहले, जब डायनासोर और हजारों प्रजातियां अचानक खत्म हो गई। उसका क्या कारण था? डायनासोर क्यों विलुप्त हुए? शायद कोई उल्कापिंड टकराया था धरती से, वो टक्कर इतनी तेज थी कि उसके बाद जो प्रभाव उत्पन्न हुए उसके कारण अधिकांश प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो गई। उल्कापिंड ने किया था। और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि छठवां बड़ा विलुप्तीकरण, छठवां महाविलुप्तीकरण धरती पर चल रहा है। और इसका कारण कोई उल्कापिंड नहीं है, इसका कारण कौन है? हम लोग, बुद्धिमान प्रजाति के लोग। धरती पर अरबों सालों में ऐसी प्रजाति ही पैदा नहीं हुई जिसने धरती पर महाविलुप्तीकरण ला दिया हो, क्योंकि सब बेवकूफ प्रजातियां थी। अब हम लोग भाई बुद्धिमान प्राणी लोग आए धरती पर, फिर हम लोगों ने क्या किया? यह हाल किया। आप लोग विकास का नाम सुने हो? कौन है विकास यहां पे? नहीं, ये वाले विकास में। विकास जिसकी बातें मतलब डेवलपमेंट वाला विकास। अब जैसे मैं उदाहरण दूं गांव का। अभी मान लो किसी के गांव में सड़क ना बनी हो, सारे घर कच्चे हो, हैं? तो लोग क्या कहेंगे? गांव में विकास हुआ कि नहीं? बड़ा पिछड़ा गांव हमारा। बाकी गांव को देखिए, विकसित हो गए हैं, विकास हो रहा है वहां पर। हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने हर चीज को बेहतर बनाकर रखा था। गांव में हमारे साफ तालाब थे, तालाबों को बचा के रखा था। नए तालाब खोदे भी थे, बाग लगाए थे, बाग बचाए थे उन्होंने। हवा, पानी, मिट्टी, पशु पक्षी सबको बचा के रखा था कि नहीं? उन लोगों ने विकास नहीं किया। क्या वो लोग समझदार थे कि बेवकूफ थे? तो आज वही चीज जिनको वो हजारों सालों से बचा के आए हुए थे, जिसको मतलब वो बहुत जरूरी मानते थे, जिसके लिए वो हमेशा खड़े रहते थे, उन्हीं चीजों को आज हम नष्ट करके, और हम क्या बोल रहे हैं? विकास हो गया। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है कि हमारी जीवन स्तर हमारा बेहतर बने। पहले लोगों को साफ पानी, कहीं पर जाते थे तालाब का पानी पी लेते थे, साफ पानी मिल जाता था। नदी का पानी लोग पीते थे। आज आप नल का पानी भी निकाल के पिए, वो भी साफ नहीं है, पानी खरीदना पड़ रहा है। लोग पहले अनाज खरीदना पड़ता था किसी को, सबको मिलता था अनाज। पहले किसी को दिक्कत थी हवा में? आप दिल्ली में जाके देखिए, दिल्ली की हवा में सांस लेना मतलब 18 सिगरेट रोज पीना है। तो विकास कर लिया लोगों ने, कर लिया, विनाश कर दिया लोगों ने। विकास का मतलब वो था जो हमारे पूर्वजों ने किया था, चीजों को बचा के रखना, सजो कर रखना, बेहतर स्थिति में करना। भाई जिंदा किस कारण से हम हैं? ये पेड़, तालाब, नदी इनके कारण जिंदा है कि हम लोग ये विकास के नाम पर जिंदा है, जिसको विकास मान लिया? ये विकास नहीं है, अपने नेचर्स की वजह से, प्रकृति की वजह से जिंदा है। जब चीजें अपने जीवंत अवस्था में उसके कारण जिंदा है, और उन्हीं को हमने आज नष्ट कर रहे हैं। तो देखिए भाई, इंसान है हम ही लोग बुद्धिमान भी हो सकते हैं, हम ही लोग बेवकूफ भी हो सकते हैं, और ये हम पे निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। और हमें एक बार खुद से प्रश्न करना चाहिए कि जिस चीज को हम कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, क्या वो चीजें सच में विकास हैं? ये क्या बुद्धिमानी है या बेवकूफी है? ये हमको खुद से पूछना है, किसी दूसरे से नहीं पूछना है। क्योंकि भाई ये जो एक तरीके से लोग पागल हुए जा रहे हैं जिस काम के लिए, ये हमारी धरती को और बर्बाद कर रहा है। वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, अब समय नहीं बचा है, अब अगर नहीं सुधरे तो सब खत्म हो जाएगा। और हम लोग क्या सुधर रहे हैं? हमारा मुद्दा भी ये नहीं होता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि समझिए कि भाई हम क्यों जिंदा हैं, खड़े हुए हैं, सांस ले रहे हैं हर पल,
सांस मिल रही है हमको। फेफड़ा सिर्फ शरीर के अंदर नहीं है कि हवा भी हमारा फेफड़ा है। ये खराब हो गया तो इस फेफड़े के अंदर वाले का कोई मतलब नहीं है। किडनी सिर्फ अंदर नहीं है, ये नदी तालाब भी हमारी किडनियां हैं। अंदर हमारी किडनी फिल्टर ना कर पाए वो अलग मैटर है, वो सही हो, बाहर हमारा किडनी खराब हो जाए नदी तालाब तो भी दिक्कत है। हमारा शरीर सिर्फ यही नहीं है, ये पूरी धरती एक शरीर है और इस शरीर में हम लोग कैंसर बन गए हैं। इस शरीर को हम लोग खा रहे हैं। हमें ये काम करना चाहिए। मतलब मैं शब्द भले लग रहा हो किसी को कि बहुत बुरे शब्द हैं बेवकूफ जैसे, लेकिन हम लोग महामूर्ख लोग हैं। आज तक धरती पर कोई प्रजाति नहीं है जो अपने पर्यावरण को नष्ट करती हो, जो अपने पानी को, अपने हवा को नष्ट करती हो, जिस पर जीवित हो। सिर्फ कौन करता है? इंसान। अब लेकिन आज चुकी चीजें बदल चुकी हैं भाई। आज हमको पंखा चाहिए, आज हम लोग कंक्रीट के घर में रह रहे हैं, आज हम लोग डामर वाली रोड पर चल रहे हैं। चीजें बदल चुकी हैं तो कैसे हम परिवर्तन लाएं? अब एकाएक तो चीजें बदल नहीं जाएंगी, लेकिन हम कोशिश करें जितना से ज्यादा हो सके हम ऐसा काम ना करें जो हमारी धरती को नुकसान करता हो, और जितना ज्यादा हम साधारण जीवन की ओर मुड़े उतना बेहतर है। अभी मैं पैम्फलेट है ये आपको, ये मैं आपको दे रहा हूं, वो सारी बातें जो करना बेहद आवश्यक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। आप लोग पढ़िए और खुद मंथन कीजिएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ये बातें तो हो गई भाई जीवन के बारे में। अब हम बात करते हैं सरयू अभियान के बारे में। अब सरयू अभियान चलाने का कारण आप लोगों ने बताया कि हाँ भाई सफाई करना है, पर भाई हम तो साफ कर नहीं पाएंगे। आपने कहा कि भाई मोदी जी कर लेते हैं तो हम लोग भी कर लेंगे, है ना, पर हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा ये उद्देश्य ही नहीं है कि हम नदी साफ कर लेंगे, क्योंकि हमको पता हम कर ही नहीं पाएंगे। 0.1% भी शायद सफाई हम ना कर पाते हो। इतना कचरा है नदी के अंदर जा रहा है, इतनी लंबी नदी, हर जगह कचरा फेंका जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये है सरयू अभियान का कि हम इसके माध्यम से पूरे समाज में एक संदेश दें कि भाई नदी सरयू हमारी माता है, कोई कूड़ेदान नहीं है। आंख बंद करके चले जा रहे हैं बोरा भर के लेकर, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्लास्टिक है, कांच है, राख है, सब चीजें हैं, जाकर उठा के नदी में उड़ेल दिया। हमारी बुद्धि कहां है? वो पानी जिसको लोग पीते थे, आज अभी कोई जाता है घाट पर, वहां अगर नहा लेता है तो घर जाके फिर नहाता है। अधिकतर लोग ये काम करते हैं। घाट पे कि उस तरफ नहीं जाएंगे जिधर ज्यादा कचरा दिखेगा, और वही लोग लाकर वो सारी चीजें डालते हैं। मतलब हमें चीजें गलत लगती भी है, फिर भी हम गलत करते हैं। सही काम है क्या ये? अब उस यहां पर जो प्रमुख कारण है नदी के दुर्गति का, खासकर जो पूजा पाठ का अपशिष्ट है वो बड़े पैमाने पर फेंका जाता है, क्योंकि भाई सरयू को तो भाई पौराणिक नदी की मान्यता है, तो पौराणिक है तो इसलिए मतलब हमें अपना सारा कचरा उसी में डालना चाहिए, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। तो विसर्जन एक शब्द है, आप लोग इसका मतलब जानते हैं? कोई बताएगा क्या मतलब? लोगों को लगता है कि भाई पूजा पाठ में मूर्तियां हैं, जितना सामग्री है ले जाकर नदी में डाल दो, इसका मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब ही नहीं है। आप डिक्शनरी भी चेक कर लेना। लेकिन लोग ऐसे ही करते हैं भाई देखिए, एक आदत बन जाती है, धीरे धीरे वो समाज में लोगों को लगता है कि वही हो रहा है, वही सही है, पर वो उसका मतलब है ही नहीं। ना शास्त्रों में ये मतलब है इसका, और ना आपकी डिक्शनरी में उसका वो मतलब है। डिक्शनरी में मतलब क्या? विसर्जन का मतलब कोई चीज खत्म कर देना, दान कर देना, है ना, या फिर त्याग देना, इसको बोलते हैं विसर्जन। ठीक है। अब जैसे पूजा पाठ में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्थापना, एक होता है विसर्जन। ये दोनों एकदम अलग हैं। जब पूजा पाठ को शुरू करता है ना, तो क्या करता है? स्थापना, है ना, कि मूर्ति रखता है या कलश रखता है। इसका मतलब है कि हे ईश्वर, आप हमारे स्थान पे आ जाइए, है ना, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? यह है स्थापना। मूर्ति स्थापना आपने सुना होगा, कलश स्थापना आपने सुना होगा, ये स्थापना है।
ईश्वर आ गए, आपने है ना पूजा किया, ईश्वर की बड़ाई कर लिया, कुछ मांग लिया, है ना। इसके बाद आपने क्या किया, ईश्वर ठीक है अब हो गया, है ना, मिलन हो गया, अब आप अपने स्थान पर वापस लौट जाइए। इसको हम क्या बोलते हैं, ये विसर्जन है। जैसे ही आपकी पूजा खत्म हुई, आपने मूर्ति को वहां से उठाया या कलश को उठाया, इस क्रिया को बोलते हैं हम विसर्जन। विसर्जन हो गया वहीं पर। अब उसको ले जाकर नदी में डाल देना, ये विसर्जन नहीं है भाई। 5 तत्व होते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। 5 तत्व अपनी अपनी जगह पर जाने चाहिए। सारा जल तत्व में चला जाए, सही है। यज्ञ होता है, आग, अग्नि, हवा, वो अपने अपनी जगह पर जाते हैं वहां से। वैसे ही हर चीज नदी में नहीं जानी चाहिए। और पहले पूजा पाठ में नदी में सिर्फ पूजा पाठ के बाद बचा हुआ जल जाता था, है ना। कुछ जगहों पर फिर धीरे धीरे चीजें बदलती गई। लोगों ने फिर पहले मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, वो डाला। अब उससे कोई नुकसान नहीं होता था भाई, मिट्टी की मूर्ति थी, खाने वाला रंग वगैरह कुछ ऐसा लगा दिया, उसमें रंग दिया, कोई नुकसान नहीं था, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब धीरे धीरे विकृतियां और होती गई। फिर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनाना शुरू किया, फिर ऑयल पेंट से हमने रंगना शुरू किया, है ना। उसके बाद पूजा पाठ में हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हमने तमाम हानिकारक चीजों का उपयोग शुरू कर दिया, जबकि इन चीजों को बताया गया है कि ये पूजा पाठ में विघ्न डालती हैं। भाई पूजा पाठ का मतलब क्या है, ये ऐसा काम जो थोड़ा पवित्र होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। अब ये सारी चीजें तो बेकार की चीजें हैं ना, ये तो नुकसान करती है प्रकृति को, ये पूजा पाठ का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। तो इनका इस्तेमाल हमने करना शुरू किया, और फिर वही सारी चीजें। अब हम लोग सरयू घाट पर क्या क्या मिलता है सफाई अभियान में, बढ़िया फ्रेम में, प्लास्टिक के फ्रेम में कांच लगी हुई मूर्ति, फोटोज, मूर्तियां, चूड़ी, है ना, कंघी, और क्या नाम है उसमें वो तमाम चीजें, बॉटल अलग अलग तरह के, मतलब उसमें मेटल होता है, उसमें प्लास्टिक होता है, उसमें कांच होता है, उसमें हर तरह की चीजें होती हैं। आदमी मर जाता है, उसकी दवाइयां भी ले जाकर डॉक्टर वही इसी में डाल आते हैं। रजाई, गद्दा, उसका मतलब जो जो सामान इस्तेमाल करता था। क्या ये आपको लगता है ये सही काम है? मतलब हम लोगों ने धर्म को पाखंड बना डाला कि नहीं? धर्म का मतलब था कि जो धारण करने योग्य है, जो सही है। क्या आप अपने विवेक से कह सकते हैं कि नदी में कोई चीज फेंक देना सही है? अगर आपका विवेक नहीं मानता है तो आप कैसे ये मान लेते हैं कि धर्म इसकी इजाजत देगा? धर्म और कुछ नहीं है, धर्म सिर्फ हमारा विवेक है। जो सही है वही धर्म है। और जबरदस्ती हम लोगों ने चीजों को परंपरा बनाकर एक दूसरे की देखी देखा में हमने अपनी ही नदी को बर्बाद कर दिया। अब इसलिए 5 साल पहले हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया था, और अभी बीच में कोविड में थोड़ा सा रुका हुआ था, अभी बीच में भी चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है ना। अभी हम लोग इसको और बड़े स्तर पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करने वाले हैं कि अब आस पास के जितने स्कूल से हर जगह जाएं, सारे युवाओं से बातचीत की जाए, लोगों को समझाया जाए, और सारे लोग अभियान से जुड़े। अभियान सिर्फ कटरा घाट पे ही नहीं चल रहा है। ये मनीष हैं, ये पांडेचौरा गांव के हैं। इन्होंने बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां पर यमदूतिया घाट है और आगे बरुआ घाट है, वहां पर भी सफाई अभियान शुरू किया। ऐसे ही कई युवाओं ने अलग अलग जगह पर छोटी छोटी कोशिशें ऐसी की हैं, और उससे गांव में बड़ा सकारात्मक संदेश गया है ना। लोगों, जो पुराने बूढ़े लोग हैं जिन्होंने नदी को साफ देखा है, वो लोग खुश हुए कि हाँ अब नदी की भी कद्र होगी। इनके यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव था तो जितने विधायक प्रत्याशी जाते थे, इनका वही प्रश्न होता था कि भाई हमारे नदी की कब आप शुद्ध लेंगे। तो क्या ये हम सबका मुद्दा नहीं है? वही नदी का पानी जमीन के नीचे आता, हम निकाल के पीते हैं। हर तरीके से हम नदी से जुड़े हुए हैं, खाने से, पानी से, हवा से, हर तरीके से। और आज अभी आप गोमती नदी को देखिए लखनऊ में, दिल्ली में यमुना नदी को देखिए, कल को वो भी सरयू से ज्यादा बेहतर साफ थी, लोग पानी सीधे पीते थे। आज आप 100 मीटर दूर नदी के दूरी पर नहीं खड़े हो पाएंगे, इतना बदबू आती है। इसकी दुर्गति किसने किया? हम लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो ये वैसा ही होगा कि जैसे हम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी सरयू अभियान से जुड़िए, और बहुत सारी बातें हैं, है ना। इसमें कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं अभियान से। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है टर्टल सर्वाइवल अलायंस,
जो कछुओं के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में काम कर रही है। और भारत में कछुओं के लिए, डॉल्फिन के लिए, घड़ियाल के संरक्षण के लिए, मतलब जलीय जीवों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। तो वो 2003 से यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं कछुओं का। आपको शायद नहीं पता होगा, अपने यहाँ पर इस कटरा घाट पर 9 प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं और पूरे भारत में एक साथ इतनी प्रजाति के कछुए कहीं पर भी नहीं पाए जाते, किसी नदी में या तालाब में नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जगह पर 9 प्रजातियां एक साथ हैं और इसमें से 8 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, विलुप्तीकरण का खतरा झेल रही हैं। बड़े पैमाने पर उनका शिकार हुआ, दूसरा इतना गंदगी नदी में जाती है, उसको खाकर वो मरते हैं, है ना, बहुत सारी समस्याएं नदी में आती हैं। तो इनको बचाना बहुत जरूरी है। कछुओं के बारे में कहा जाता है, कछुआ जहां जहां रहता है पानी साफ वहां बहता है। कछुए वही काम करते हैं नदी में, तालाब में, जो गिद्ध करते हैं जमीन पर। जितनी सड़ी गली चीजें उनको खाकर साफ करने का काम कौन करता है? 2 तरह के कछुए होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। मांसाहारी कछुए सड़े गले जो जानवर हैं, मर गए, उनको खाते हैं। शाकाहारी कछुए जो हैं वो सड़ी गली वनस्पतियों को खाते हैं, वो नदी को साफ रखते हैं। और नदी अगर साफ है तो उन जलीय जीवों के कारण साफ है, कछुए हैं, मछलियां हैं, तमाम जीव हैं। तो इसलिए वो संस्था 2003 से अध्ययन कर रही है और टीएसए के ही टर्टल सर्वाइवल अलायंस के साथ मिलकर ही हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया था। लगातार टीएसए है, नेचर क्लब फाउंडेशन है, आपके यहाँ पर आजाद युवा विकास फाउंडेशन है ना, और तमाम लोग हैं यहाँ पर आसपास के, सभी लोग मिलकर हम लोग यहाँ पर नदी में सफाई अभियान करते हैं। अभी कल सुबह 9 बजे सफाई अभियान चलाया जाएगा कटरा घाट पर। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितने लोग आप आइए, है ना। टीएसए संस्था जो है उनके माध्यम से थोड़ा बहुत जलपान वगैरह की व्यवस्था भी हो जाती है कभी, है ना। और दूसरा, हम लोग साथ में मिलेंगे तो दूर तक संदेश जाएगा कि हाँ, सभी लोग एकजुट हो रहे हैं नदी के लिए, है ना। आप लोग यहाँ पर ना पाइए, मान लीजिए आपका घर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, आप अपने स्थान पर नदी के किनारे सफाई अभियान कीजिए और दोस्तों के साथ मिलकर सुबह चले जाइए, थोड़ा सा कचरा साफ कर दीजिए, नहा लीजिए, है ना। इसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से हर तरीके से लोगों को संदेश दीजिए, बदलाव आएगा कि नहीं? अपने गांव में जाइए, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए कि भाई हमारी नदी है, हम ही लोग इसको बर्बाद करने में लगे हैं, कौन आएगा इसको बचाने? मोदी जी आएंगे क्या? हम ही लोग, हमारे अलावा कोई नहीं आएगा, ना मोदी जी आएंगे, ना योगी जी आएंगे, ना डीएम साहब आएंगे। आकर भी कुछ नहीं कर लेंगे जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे।